नमस्कार। आज बात करेंगे प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत वायु की। इसमें देखेंगे कि वायु क्या है, इसका कंपोजिशन क्या होता है और वायुमंडल की विभिन्न परतें क्या हैं। इस टॉपिक के अंतर्गत हम उन सब बातों की चर्चा करेंगे जो आपसे एमपी टेट एग्जाम में पूछा जा सकता है। सबसे पहले जान लेते हैं कि वायु है क्या। पहला क्वेश्चन तो यही है। तो आंसर क्या होगा? वायु एक मिश्रण है। किसका मिश्रण है? कई गैसों का मिश्रण है। जब हम दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाते हैं तो बनने वाला शुद्ध पदार्थ मिश्रण कहलाता है। मिश्रण दो प्रकार का होता है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, होमोजेनस मिक्सचर और हेट्रोजेनस मिक्सचर। जो वायु है वह एक समांगी मिश्रण है। तो हमारा पूरा आंसर क्या होगा, कंप्लीट आंसर क्या होगा कि वायु कई गैसों का एक समांगी मिश्रण है। क्योंकि जो पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है। तो इसी गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण जो है पृथ्वी के चारों तरफ इन्हीं कई गैसों का, मुख्य रूप से 10 कैसे कह लीजिए, गैसों का एक घेरा पाया जाता है, आवरण पाया जाता है, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल क्या है? पृथ्वी के चारों तरफ पाया जाने वाला गैसों का घेरा। अब ये जो घेरा होता है, अब इसमें जो गैस की मात्रा है, इसकी जो डेंसिटी होती है सभी जगह एक समान नहीं होती है, इसीलिए इसको कई परतों के रूप में बांट दिया गया है। तो जैसे ये देखिए, ये पृथ्वी है। पृथ्वी के मॉडल को हम कहेंगे ग्लोब। ये पृथ्वी का मॉडल ग्लोब कहलाता है। और इसको समझने के लिए हमने इस पे काल्पनिक रेखाएं खींच रखी हैं, जिनको हम अक्षांश रेखा और देशांतक रेखा के रूप में जानते हैं। पृथ्वी को लगभग दो बराबर भागों में विभाजित करने वाली ये अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा कहलाती है। और ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। एक बात ये। दूसरी बात, अगर हम बात करें पृथ्वी की संरचना को हम दो भागों में बांट लेते हैं। पहला इसकी आंतरिक संरचना और दूसरी जो है बाह्य संरचना। अगर हम आंतरिक संरचना की बात करें तो ये पृथ्वी है। पृथ्वी की जो सबसे ये बाहर वाला हिस्सा होता है, सबसे बाहर जो परत है आंतरिक संरचना में, उसे हम कहेंगे इसका क्रस्ट या इसे कहेंगे भूपर्पटी। फिर ये वाला हिस्सा भूपर्पटी के नीचे मेंटल, और सबसे इसका आंतरिक भाग, आप इसका सेंटर कह लीजिए, केंद्र कह लीजिए, जिसे हम क्रोट कहेंगे। तो इस तरह से आंतरिक संरचना के तीन भाग हो गए। अब चूंकि पृथ्वी में पाया जाता है गुरुत्वाकर्षण बल, उस गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है गैसें जो होती हैं आकर्षित होती हैं, और इन्हीं की विशेषता, अलग अलग विशेषताओं के आधार पर विद्वानों ने इनको अलग अलग परतों के रूप में विभाजित किया हुआ है। सबसे जो निचली परत होती है उसे कहते हैं क्षोभमंडल। क्षोभमंडल के बिल्कुल ऊपर पाई जाने वाली जो परत होती है वो होती है समतापमंडल। समतापमंडल के ऊपर वाली जो परत होती है मध्यमंडल। फिर उसके ऊपर आयनमंडल, और सबसे बाह्य जो परत होती है वो बहिर्मंडल कहलाती है। एक बात और ध्यान रखिएगा कि कई विद्वानों ने मध्यमंडल और आयनमंडल को तापमंडल के रूप में भी परिभाषित किया हुआ है। इन परतों को हम आगे डिटेल से समझेंगे। एक बार आप यहाँ पे देख लीजिए, ये पृथ्वी है, सबसे निचली परत है क्षोभमंडल ट्रोपोस्फियर, फिर समतापमंडल स्ट्रेटोस्फियर, फिर मध्यमंडल मेजोस्फियर, फिर इसके बाद आयनमंडल और बहिर्मंडल। आप सीक्वेंस याद रख सकते हैं। सबसे पहले है ट्रोपोस्फियर, फिर है स्ट्रेटोस्फियर, फिर है मेजोस्फियर, फिर है आयनोस्फियर, और फिर है एक्सोस्फियर। इन्हीं परतों को एक साथ जो है थर्मोस्फियर या तापमंडल के रूप में भी वर्गीकृत किया गया है। इनको डिटेल करने से पहले हम वायुमंडल का कंपोजिशन देखते हैं। वायुमंडल जो है गैसों से तो मिलकर बना ही है। उन गैसों के अतिरिक्त इसमें जल वाष्प और धूल के कण भी पाए जाते हैं। गैसों की बात करें तो उनमें से 99% जो भाग है वो सिर्फ दो गैसों के अंतर्गत आता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। आपको विदित है कि नाइट्रोजन जो है वो लगभग 78% भाग के रूप में पाई जाती है। आयतन के अनुसार 78% भाग जो वायुमंडल का है वो नाइट्रोजन के रूप में है। 20.99 या कहीं 21% भाग जो है ऑक्सीजन के रूप में है। क्रम आपको याद रखना, पहले नंबर पे नाइट्रोजन, बिल्कुल पता है आपको, ऑक्सीजन ये भी पता है। तीसरे नंबर पे याद रखना है, तीसरा नंबर जो है कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं आर्गन का है। पहले नंबर पे नाइट्रोजन, दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन, तीसरे नंबर पर आर्गन, चौथे नंबर पर कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो सबसे ज़्यादा अस्थिर है, परिवर्तित हो रही है। उसके पीछे वजह क्या है? वजह है प्रदूषण, वजह है परिवहन के साधनों से निकलने वाले धुएँ और उद्योगों से उत्सर्जित होने वाला धुआं। अब इस CO2 की जो मात्रा है, अगर देखा जाए औद्योगिकरण के पहले और औद्योगिकरण के बाद सबसे ज़्यादा परिवर्तन इसी की मात्रा में है, और वर्तमान में तो इसकी मात्रा 0.04% तक हो चुकी है।
CO2 की मात्रा को, चूँकि इसकी मात्रा कम है और इसी वजह से इसकी मात्रा को ppm में व्यक्त किया जाता है, पार्ट्स पर मिलियन। और वर्तमान में इसकी जो मात्रा है 420, लगभग में अप्रॉक्स में 420 ppm तक पहुंच चुकी है। और यही एक प्रमुख वजह है पृथ्वी के बढ़ते हुए तापमान का, मौसम परिवर्तन का, जिसे हम क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के रूप में पढ़ते हैं। अब इनमें आपने देखा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अतिरिक्त हाइड्रोजन, नियान, हीलियम, क्रिप्टॉन, जिनान, ओजोन, ये सब गैसें पाई जाती हैं। अब अगर इनमें कुछ महत्व की हम बात कर लें तो नाइट्रोजन का महत्व क्या है। नाइट्रोजन अगर आप देखें तो रासायनिक रूप से निष्क्रिय होती है। निष्क्रिय क्यों होती है? क्योंकि यह रासायनिक रूप से N2 होती है, इसमें N और N के बीच ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, इसलिए लगभग निष्क्रिय होती है। मतलब यह सामान्य परिस्थितियों में क्रिया नहीं करती और इसके इसी गुण की वजह से पृथ्वी पर दहन क्रिया को या आग को नियंत्रित करना आसान है। इसका दूसरा महत्व क्या होता है कि जो दलहन वाली फसलें होती हैं, जैसे कि मटर का मान लीजिए पौधा है, उसके जड़ों में जो राइजोबियम पाया जाता है, वह राइजोबियम जो होता है वह नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है। तो इस तरह से पौधों के लिए भी ये महत्वपूर्ण है, प्रोटीन का प्रमुख घटक होता है। तो जो दलहन वाली फसलें होती हैं उनको नाइट्रोजन जो होता है नाइट्रेट के रूप में की आवश्यकता होती है और नाइट्रोजन को सीधे N2 के रूप में ग्रहण न करके वो नाइट्रेट के फॉर्म में ग्रहण करते हैं और इसको नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने का काम राइजोबियम जैसे बैक्टीरिया करते हैं। फिर जिस आपको पता है कि सल्फर डाइऑक्साइड जिस तरह से, अब इसके साइड इफेक्ट की बात करें, सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है, सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण है, उसके कारण सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण हो जाता है। इसी प्रकार से नाइट्रोजन का एक ऑक्साइड है नाइट्रिक ऑक्साइड, वो भी अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होती है। ऑक्सीजन का महत्व आपको पता है, ऑक्सीजन जो है वह प्राणदायिनी गैस है और इसका जो घनत्व होता है वो निचले वायुमंडल में ज़्यादा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड महत्व इसका क्या है? कार्बोहाइड्रेट, इसी से बनता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान। इस तरह से आप कह लीजिए कि प्रकाश संश्लेषण में CO2 और H2O रॉ मटेरियल हैं। लेकिन CO2 की बढ़ती हुई मात्रा ने समस्या भी उत्पन्न की है और वो समस्या है ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन। ओजोन, ओजोन जो है ऑक्सीजन का ही एक रूप है। ये कहीं ऑक्सीजन दो रूपों में पाई जाती है, डाई ऑक्सीजन, ट्राई ऑक्सीजन। डाई ऑक्सीजन को ही हम समान रूप से ऑक्सीजन कहते हैं और ट्राई ऑक्सीजन को ओजोन कहते हैं। ये ओजोन जो होती है आगे हम पढ़ेंगे, समताप मंडल में परत के रूप में पाई जाती है और सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। फिर जलवाष्प जो है वो 1% से लेकर 4% तक इसकी मात्रा हो सकती है। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे तो जलवाष्प की मात्रा धीरे धीरे कम होती जाती है, इसलिए लगभग 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक अधिकांश या 90% भाग जलवाष्प का मिलता है। और ये जलवाष्प ही है जो धूल के कणों पर, वायुमंडल में जो धूल के कण पाए जाते हैं जिनको एरोसॉल कहा जाता है, इन पर संघनित होता है, उससे फिर बादल, धुंध, कोहरा इनका निर्माण होता है। जो भी मौसमी घटनाएं होती हैं उनके में धूल के कण और जलवाष्प की महत्वपूर्ण भूमिका है। अब अगर हम परतों की तरफ चलें तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि वायुमंडल की ऊंचाई के बारे में विद्वानों में मतभेद है। समान रूप से आपको पता ही है कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक की परत क्षोभ मंडल है, उसके बाद समताप मंडल है, फिर मध्य मंडल है, फिर इसके बाद आयन मंडल है और बहिर्मंडल है। एक परत जहाँ से ख़त्म होती है दूसरी परत शुरू होती है वो उसका सीमा है। और जैसे यहाँ पे क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाली सीमा क्षोभ सीमा है, समताप मंडल और मध्य मंडल को अलग करने वाली सीमा समताप सीमा है। मैं ऊंचाइयों के बारे में बता रहा था, तो वायुमंडल की ऊंचाई के बारे में विद्वानों में मतभेद है। पहले इसकी ऊंचाई केवल 300 किलोमीटर ही मानी जाती थी, लेकिन अब जो नवीन शोध हुए हैं उनके आधार पर इसकी ऊंचाई को 32,000 किलोमीटर से भी अधिक माना जाता है। लेकिन कई विद्वान जो हैं अभी तक इसकी ऊंचाई को 10,000 किलोमीटर तक ही परिभाषित करते हैं। तो इस तरह से ऊंचाई को लेकर के अलग अलग परतों की जो ऊंचाई है और वायुमंडल का विस्तार कहाँ तक है, इसको लेकर के कन्फ्यूज नहीं होना है। अलग अलग स्रोतों में ये अलग अलग मिल सकता है। अब इसमें से सबसे पहले हम चर्चा करें, आप देख लीजिए ये पृथ्वी है, सबसे जो नज़दीक की परत है ये ट्रोपोस्फियर है। इसी ट्रोपोस्फियर को हम ट्रोपो का मतलब ही होता है, ये दो शब्द यहाँ पर है, ट्रोपो, दूसरा है स्फीयर। ट्रोपो का मतलब ही है परिवर्तनशील, जिसको हम हिंदी में क्षोभ कह रहे हैं या विक्षोभ कह लीजिए, और स्फीयर का मतलब होता है मंडल। तो इस तरह से जहाँ पे मौसम तथा जलवायु संबंधी सभी परिवर्तन होते हैं उसी मंडल को हम क्षोभ मंडल कहते हैं। ये प्रश्न भी है, अब इसको डिटेल करते हैं। क्षोभ मंडल सबसे पहली जो परत है ये, अब इसमें देखिए इसकी जो औसत ऊंचाई है 16 किलोमीटर है। औसत क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर होती है, लेकिन ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई जो होती है वो 8 किलोमीटर होती है। फिर अगर आप जैसे जैसे सतह से ऊपर जाएंगे तो ऊपर जाने पर प्रति 1000 मीटर पर
6.5 डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान में कमी होती है, जिसे तापमान की समान ह्रास दर नॉर्मल लैप्स रेट कहा जाता है। फिर जो क्षोभ मंडल है, इसी में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बड़ा सामान्य प्रश्न है, हर बार कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा जाता है कि मौसम संबंधी जो घटनाएं होती हैं वो किस परत में होती हैं। ध्यान रखना है आपको, क्षोभ मंडल में होती हैं। ये मौसम की प्राय सभी घटनाएं कोहरा, बादल, ओला, तुषार, आंधी, तूफान, मेघ गर्जन, विद्युत प्रकाश इसी भाग में गठित होता है। फिर जहाँ से ये देखिए, ये ऊपर ये क्षोभ मंडल की परत है और ये इसके बाद समताप मंडल, जहाँ से क्षोभ मंडल की सीमा समाप्त होती है, समताप मंडल की सीमा शुरू होती है, उसे ट्रोपोपॉज कहा जाता है, उसे क्षोभ सीमा कहते हैं। तो क्षोभ सीमा वह सीमा है जो क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करती है। मतलब क्षोभ सीमा के नीचे क्षोभ मंडल और क्षोभ सीमा या ट्रोपोपॉज के ऊपर जो है समताप मंडल होती है। इसकी ऊंचाई जो होती है, इसकी मोटाई जो होती है लगभग 1.5 किलोमीटर होती है और इसमें दोनों ही परत के गुण पाए जाते हैं, क्षोभ मंडल के भी होते हैं और समताप मंडल के भी होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और समताप मंडल की बात करते हैं। स्ट्रेटोस्फीयर, समताप नाम से पता चलता है कि इस परत में तापमान में उस तरह की गिरावट नहीं हो रही होगी जिस तरह से भी हमने क्षोभ मंडल में देखा था। लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक यह विस्तृत है और इसकी जो मोटाई है भूमध्य रेखा पर कम और ध्रुवों पर अधिक होती है। कभी कभी यह परत भूमध्य रेखा पर सर्वथा लुप्त हो जाती है। इसके निचले भाग में 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसमें कोई परिवर्तन नहीं होने के कारण ही इसे समताप मंडल कहा जाता है। फिर इसके ऊपर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान में वृद्धि होती है। इसका कारण यहाँ पर उपस्थित ओजोन गैस है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। तो ओजोन परत जो है समताप मंडल का ही ऊपरी हिस्सा है। कई बार इसको अलग से भी मेंशन कर दिया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, वायुमंडल का अधिकांश ओजोन जो है समताप मंडल में पाया जाता है। ये करती क्या है ओजोन परत, यह सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी विकिरणों को अवशोषित कर लेती है। ये इस तरह से परिवर्तित कर देती है और कह लीजिए कि O3 को O2 में बदल देती है और इस तरह से जैव जगत की रक्षा करती है। अन्यथा जो हानिकारक परावैंगनी विकिरणें हैं वो पृथ्वी पर आती पहुँचती और जीवों पर कैंसर जैसी बीमारियां उत्पन्न कर सकती थी। फिर अगर हम बात करें मध्यमंडल मेजोस्फीयर की, अब इसकी जो ऊंचाई है वो 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। इसमें भी तापमान में ऊंचाई के साथ साथ ताप में कमी होती है, इसमें भी तापमान गिरने लगता है। फिर मध्यमंडल की जो ऊपरी सीमा है इसे मेसोपास या इसको मध्यमंडल कहा जाता है, जिसके ऊपर तापमान में फिर से वृद्धि होने लगती है। ये देखिए, अभी तक हमने जिन भाग को समझने का प्रयास किया, ये क्षोभ मंडल है, ये क्षोभ मंडल, ये समताप मंडल, इनको अलग करने वाली सीमा क्षोभ सीमा या ट्रोपोपॉज है। फिर ये समताप सीमा जो कि समताप मंडल और मध्य मंडल को अलग करती है। फिर ये मध्य सीमा जो कि मध्य मंडल और आयन मंडल को अलग करती है। ये क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। क्षोभ मंडल समताप मंडल को अलग करती है क्षोभ सीमा, समताप मंडल और मध्य मंडल को अलग करती है समताप सीमा, फिर मध्य मंडल और आयन मंडल को अलग करती है मध्य सीमा। अब हम बात करते हैं आयन मंडल। इसका जो विस्तार है वह 80 किलोमीटर से लेकर के 400 किलोमीटर या कुछ विद्वानों के अनुसार 640 किलोमीटर तक यह विस्तारित है। यहाँ पर आयन के रूप में या कह लीजिए यहाँ पर आयन की मात्रा अधिक होती है, इसी वजह से इसे आयन मंडल कहा गया। मतलब यहाँ पर उपस्थित गैस के कण जो हैं विद्युत आवेशित होते हैं और इन्हीं विद्युत आवेश युक्त अणुओं को हम आयन कहते हैं, अतः इस परत का नाम आयन मंडल रखा गया। आयन मंडल पृथ्वी से प्रेषित रेडियो तरंगों को परावर्तित कर, मतलब जो सैटेलाइट के माध्यम से जो तरंगे भेजी जाती हैं उनको परावर्तित कर पृथ्वी पर वापस भेज देता है। इससे पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण में सहायता मिलती है। तो रेडियो तरंगों
का परावर्तन जो होता है वो किस परत के द्वारा होता है। तो इस तरह से संचार में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। अब इसमें देखिए, इसमें मुख्य रूप से 3 भागों में बाँटा गया है, 3 परत के रूप में। इसका सबसे निचला हिस्सा डी परत कहलाता है, उसके ऊपर ई परत होता है, फिर उसके ऊपर एफ, मतलब सबसे नीचे डी परत, फिर ई परत और फिर एफ परत। यहाँ पर कुछ विशेष प्राकृतिक घटनाएं भी दिखाई देती हैं। यहीं पर ध्रुवीय प्रकाश दिखाई देता है। यहाँ पर जो चमक दिखाई देती है उत्तरी ध्रुव में, उसे अरोरा बोरियालिस कहा जाता है, और दक्षिणी ध्रुव में दिखाई देने वाला जो प्रकाश होता है उसे अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। मतलब उत्तरी ध्रुवीय ज्योति और दक्षिणी ध्रुवीय ज्योति जो है वो आयन मंडल में ही दिखाई देती हैं। फिर अंतिम जो परत है जिसे हम वायुमंडल कहते हैं, यह विरल गैसों से निर्मित होती है, और इस तरह से आप देखें यह सबसे वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, और यह अत्यधिक विरल होती है और धीरे धीरे बाह्य अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है। इसकी कोई भी ऊपरी सीमा नहीं है, लेकिन सामान्य रूप से मान लिया जाता है कि पृथ्वी की सतह से 10,000 और कई विद्वान 35,000 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई को मापते हैं। गुरुत्वाकर्षण के जैसे जैसे पृथ्वी से दूर जाएंगे गुरुत्वाकर्षण कमज़ोर होता जाता है, इसलिए हाइड्रोजन और हीलियम के सूक्ष्म कण जो हैं धीरे धीरे शून्य में विस्तृत हो जाते हैं। फिर ये एक बार संक्षेप में देख लीजिए, ये क्षोभमंडल, ये क्षोभमंडल में ही यहाँ प्रमुख मौसमी घटनाएं होती हैं। क्योंकि यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा होता है, पृथ्वी के नज़दीक पाई जाती है, इसलिए गैसों का घनत्व ज़्यादा होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव यहाँ पर ज़्यादा महसूस किया जाता है। समताप मंडल में मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं, वायुयान की अनुकूल दशा पाई जाती है। फिर इसके बाद उसके ऊपरी भाग में ओजोन परत पाई जाती है। फिर आयन मंडल, यहीं के इसी के द्वारा रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है, और जो संचार का एक प्रमुख आधार बनता है। अब हम अगले वीडियो में अन्य प्राकृतिक संसाधनों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।